लास्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था अप टू द म्यूटेशन। अब उसके बाद हमने आगे चलना है और देखेंगे डिटेल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की तरफ हमने अब आना है। बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आप देखिए सबसे पहले कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बायो मीन लाइफ, टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं, मेथड को या तरीक़ाकार को कहा जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है कि यूटिलाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। यानी ये क्या है बेसिकली, ये हम क्या कह रहे हैं इसमें, यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन हम किसकी करते हैं, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम क्या करेंगे इसमें, यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस। इसे आप क्या कहोगे, बायोटेक्नोलॉजी का नाम दिया गया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बायोटेक्नोलॉजी। और भी मुख्तलिफ अंदाज से इसको डिफाइन किया जाता है कि बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी एक तरह से क्या है, ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का वर्ड भी कई जगहों पे यूज हुआ है, यानी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी कहते हैं, जिसमें हम मैनिपुलेट करते हैं जेनेटिक मटेरियल को फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। हम क्या करते हैं इसमें, मैनिपुलेट जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ओके, ये भी इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे हम क्या हासिल करते हैं, फिर डिजायर वैरायटीज हासिल करते हैं। ठीक है जी। तो जीन की रिकॉम्बिनेशन होती है, डिजायर्ड वैरायटीज हासिल होती है, रिकॉम्बिनेंट जीन्स होते हैं, वो फिर डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर आपने एंजाइम्स प्रोड्यूस करने हो, एंटीबायोटिक्स बनानी हो, इसी तरह से हार्मोन्स बनाने हो, ये आप फिर जो भी प्रोडक्ट होती है ये सारी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसीजर के जरिए हम हासिल इस तरह से ये, इसे हम बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। ओके, इसमें आपने आगे चलकर चीज़ें देखनी होगी कि इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, क्लोनिंग ऑफ जीन किसे कहते हैं, और किस तरह से आप जीन्स की कॉपीज बना सकते हैं, पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके अलावा उसके एप्लीकेशन आ जाएंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। इसी तरह से हमने आगे जाकर ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करना होगा। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि जीन थेरेपी क्या होता है। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमने इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन है किस चीज़ की, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की, जिस इंडस्ट्रीज के लिए डोमेस्टिक लेवल पर हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं किस चीज़ को, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, ताकि हम जो भी इम्पोर्टेंट जेनेटिक मैनिपुलेशन हो रही है, यानी चेंजेस हम ला रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जैसे बैक्टीरिया हो गए, इकोलाई बैक्टीरिया हो गए, उससे हमने एंटीबायोटिक्स बनानी है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं, वैक्सीन बनानी है, एंटीजेनिक प्रोटीन बनानी है, मुख्तलिफ किस्म की लाइफ स्टॉक की तरफ जाए उसकी वैरायटीज़ हमने हासिल करनी है, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स में हमने वैरायटी लानी है, वाइन हो गया, चीज़ हो गया, ये सारे जो है बेसिकली बायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं। इसको हम यूज़ करते हैं सारा किस, अंडर द शेडो ऑफ, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आ जाता है। अब अब एक चीज़ आपसे पूछी जाती है कि आप ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली जब हम डेलिब्रेट मॉडिफिकेशन करते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट करते हैं, उसके डीएनए को या क्रोमोसोम को, इसे आप क्या कहोगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी डेलिब्रेट जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जानबूझ के हम अपनी मर्जी से चेंज ला रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म को, कैसे, ताकि हम मैनिपुलेट करते हैं उसके डीएनए को या क्रोमोसोम्स को, और उसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। सो यू मस्ट नो अबाउट दिस आल्सो कि ये क्या है। इसी तरह स्टूडेंट भी देखें कि जीन क्लोनिंग की बात की जाती है कि जीन क्लोनिंग बेसिकली क्या होता है। जीन क्लोनिंग, क्लोनिंग के बारे में आपको पता है, मेथड ऑफ
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें आइडेंटिकल कॉपीज हासिल होती है। डिपेंड करता है आप क्लोनिंग किस लेवल पर कर रहे हो। क्लोनिंग आप सेल लेवल पर भी करते हो, ऑर्गेनिज्म लेवल पर भी करते हो, और इसी तरह से मॉलिक्यूलर लेवल पर भी क्या होती है, क्लोनिंग होती है। तो जहां तक जीन क्लोनिंग का ताल्लुक है, बेसिकली ये कौन सा लेवल होगा, आप आइडिया लगा सकते हो। जीन क्या है, पार्ट ऑफ डीएनए है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं ये एट मॉलिक्यूलर लेवल क्लोनिंग होती है। मॉलिक्यूलर लेवल पर ये क्लोनिंग होती है, आइडेंटिकल कॉपीज हम जीन की हासिल करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सेम जीन थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। तो इसमें आप डिफरेंट मेथड यूज करते हैं जीन क्लोनिंग के। तो दो पॉसिबल मेथड जो क्लोनिंग के आमतौर पर हम डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से हैं। एक इसमें आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और दूसरा आ जाता है इसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और दूसरा इसमें आ जाता है क्या चीज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये दो इसमें प्रोसीजर आप डिस्कस करते हो। इसको हम किस तरह से देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज इन वीवो। इन वीवो की बात की जाती है। इन वीवो, इन वीवो का मतलब होता है कि कुदरती तौर पर, नेचुरली कॉपीज ऑफ जीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। क्या चीज, ये इन वीवो, यानी कि क्या होता है बेसिकली, याद रखिएगा ये नेचुरल प्रोसेस है जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसको देखते हैं। और इसी तरह से दूसरा आ जाता है, उसे आप क्या कहते हो, ये एक हो गया, और ये दूसरा तरीका जो होता है इसे आप क्या कहते हो, टेक्निकली इन विट्रो का नाम देते हो। इन विट्रो, इन विट्रो का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो हम कॉपीज बनाते हैं जीन्स की लेबोरेटरी में, यानी बेसिकली हम इस तरह कहेंगे कि मैनी कॉपीज ऑफ जीन आर प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस की जाती हैं इन लेबोरेटरी। इन लेबोरेटरी किस प्रोसीजर के जरिए भाई, अभी आपको बताया है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर के जरिए। तो ये क्या कहलाएगा, इन विट्रो, आउटसाइड द बॉडी, इन ग्लासवेयर, इन लेबोरेटरी, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ग्लासवेयर भी हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लैब का लफ्ज इस्तेमाल भी करते हैं, आउटसाइड द बॉडी का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। इन विवो के लिए क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नेचुरल है इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम इसको स्टडी करते हैं। अब देखिए इसमें जो मेथड है फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको हमने देखना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या। नंबर वन को हमने इसको पहले डिस्कस करना है। पहले हम किसकी बात करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करनी है। अब इसमें देखो कि मेथड इसका क्या होता है कि दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होती है जेनेटिक मटेरियल की इसमें, यानी इसमें जो डीएनए होता है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली क्या, जेनेटिक मटेरियल का। तो इसलिए जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट जो आपके पास डीएनए है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये डीएनए विद टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। इसका क्या मतलब होता है, डीएनए विद टू डिफरेंट, टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, दो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का जो डीएनए होता है,
ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसको और क्या नाम दोगे? इसको आप कीमेरिक डीएनए भी कहते हैं। इसे आप कीमेरिक डीएनए का नाम भी देते हो। इसको कैसे लिखा जाता है? सी डीएनए। ओके, कीमेरिक डीएनए भी कहलाता है। इसके डिफरेंट स्टेप्स है जिनको हमने वन बाई वन भर के डिस्कस करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले क्या लेना होता है? जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना होता है। उसके तरीक़ेकार बताए जाएंगे कि हाउ टू गेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर उसके बाद उसमें ये किस तरह से कट करना है उसको, जीन को मॉलिक्यूलर सीजर के हवाले से हमने डिस्कस करना होगा। फिर उसके बाद हमने प्लेसमेंट होता है, इंसर्शन होता है, यानी वेक्टर कौन सा यूज़ करना है आपने, उसके बारे में हमने बताना है। और फिर उसके बाद एक्सप्रेशन सिस्टम होता है, उसमें आपने इसको इंट्रोड्यूस करवाना होता है ताकि जो भी डिज़ायर जीन है वो अपने आप को या तो मल्टीप्लाई करे, तादाद में इजाफा करे, या फिर क्या हो, या वो अपने आप को एक्सप्रेस करे जिस प्रोडक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह ये इसके मेजर स्टेप्स हैं जिसको आपने वन बाई वन करके डिस्कस करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने सबसे पहले किसका बताएंगे? दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाती है सबसे पहले। डिजायर जीन जो होते हैं इसको तीन मुख्तलिफ तरीकों से अलग कर सकते हैं। थ्री ways to isolate desire जी। तीन मुख्तलिफ तरीकों से आप इसको अलग कर सकते हैं। तीन मुख्तलिफ तरीके इसके कौन से हैं वो आपको बताने हैं। सबसे पहले कि इसको सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो कि आइसोलेट कर सकते हो जीन ऑफ इंटरेस्ट को। इसको सिंथेसाइज करना होता है फ्रॉम सिंथेसाइज फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए से इसको बनाते हैं। एंजाइम इसके लिए कौन सा यूज होता है? इसके बारे में आपको पता हो कि एंजाइम जिसमें आप यूज करते हैं दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आप उसमें यूज करते हो। ओके, यानी एमआरएनए से हमें क्या बनाना होता है? ये डीएनए बनाना होता है। ठीक है जी। इस डीएनए को आप जो कि बनेगा एमआरएनए से, एमआरएनए से जो डीएनए बनता है इसे आप क्या कहते हो? दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है। इसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का नाम देंगे। ठीक है जी। तो ये इस तरह से आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए क्या बना रहे हो? डीएनए बना रहे हो। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का नाम इसको दिया जाता है। इसको सी डीएनए भी कहते हैं। ओके, अब इसके बाद इसमें देखें कि दूसरा इसका जो तरीका है, जीन जो है इसको डायरेक्ट हम किससे हासिल कर सकते हैं? क्रोमोसोम से भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम क्रोमोसोम। दूसरा तरीका कि इसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेटेड फ्रॉम द क्रोमोसोम, फ्रॉम द क्रोमोसोम। आप क्रोमोसोम से इसको अलग कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो। किसके जरिए? बाय कटिंग। कटिंग के लिए, कटिंग कैसे करोगे? ऑब्वियसली इसके लिए एंजाइम यूज करोगे। वो कौन सा एंजाइम होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है जी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज होता है कट करने के लिए। कहाँ से कट करेगा? कट जो करता है, ये भी पॉइंट आपको बड़ा अहम है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। कट ऑन द फ्लैंकिंग साइट। फ्लैंकिंग साइट से मुराद जो जीन होता है उसको ज़रा कट करना है ना,
तो किनारों से उसको काटता है, फ्लैंकिंग साइड का मतलब किनारों से उसको कट करता है, फ्लैंकिंग साइड्स ऑफ द जीन, यानी जो किनारे होते हैं ना जीन के, वहां से इसको ये कट करता है कौन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो इसकी मदद से हम क्या हासिल करते हैं, डिजायर जीन हासिल करते हैं। फिर इसके अलावा इसमें जो डिजायर जीन हासिल करने का वो क्या होता है कि इसको हम क्या करते हैं कि सिंथेसाइज कर सकते हैं स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की मदद से। सिंथेसाइज किस तरह से करेंगे, ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है इसकी मदद से भी, और ये भी किस में होता है, ये भी इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स होता है, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके लिए मशीन जो इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं डीएनए सिंथेसाइजर मशीन। डीएनए सिंथेसाइजर मशीन आप इसमें यूज़ करते हो लेबॉर्ट्री में, और बड़ा यूज़फुल मेथड है। इसमें अहम बात ये होती है कि ख़ास बात आपको याद रखनी है, ये कब होगा कि इफ़ size of gene is small, if size of gene जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, उस सूरत में ही आप इसको डीएनए सिंथेसाइजर मशीन के जरिए बना सकते हैं। तो लिहाजा ये तीन मुख्तलिफ तरीके हैं स्टूडेंट्स क्या हासिल करने के लिए, डिज़ायर जीन, जीन ऑफ चॉइस हासिल करने के लिए। तो अब उसके बाद देखिए कि इसमें आ जाता है आपके पास क्या, मॉलिक्यूलर सीजर की बात की जाती है। मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर। अब मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होते हैं, कि आपको पता हो कि ये बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कहा जाता है। ओके जी, तो स्पेशल एंजाइम्स हैं, इनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम दिया जाता है। ये क्या करते हैं, ये याद रखिएगा कि ये कट करेंगे, इनका काम क्या होता है, कट द डीएनए, कट द डीएनए, इनका काम क्या होता है, डीएनए को कट करना होता है। ठीक है जी, और इसमें जो खास तौर पर ये एंजाइम पाए किस में जाते हैं, दीज एंजाइम्स आर फाउंड, ये एंजाइम ये भी पूछा जाता है आपसे कि एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते कहाँ पे हैं, तो आपको पता हो कि किस में होते हैं, ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ओके, तो खास तौर पर इनका काम क्या होता है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करते हैं ये एंजाइम, बॉन्ड कौन सा ब्रेक करेंगे, ये आपको पता हो कि ये बेसिकली जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है ना दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान, उसको ये ब्रेक करते हैं। बॉन्ड जो ये ब्रेक कर रहे हैं कौन सा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और लिंकेज जिसको आप कहते हैं, इसको ये क्या करता है, ब्रेक करता है ये एंजाइम। नेचुरली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और ये फिर सर्व करते हैं, होस्ट डिफेंस रोल भी करते हैं। इनका काम क्या होता है, होस्ट डिफेंस रोल, होस्ट के डिफेंस भी ये कर रहे होते हैं। ठीक है जी, वो क्योंकि ये किस तरह से ये वो डिफेंस रोल पे होते हैं, ये बेसिकली जो भी वायरस इसके अंदर दाखिल हो, यानी जो वायरल आप कह सकते हो डीएनए जो होता है, वो जो बैक्टीरियल सेल के अंदर दाखिल होगा, वायरल डीएनए किस में, ये बैक्टीरियल सेल में आ जाए, तो उस डीएनए को ये क्या करता है, बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये चॉप अप कर देता है उसको, चॉप अप से मुराद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देता है। ठीक है, और इसी तरह से ये चॉप अप जब हो जाएगा ये डीएनए, तो ये क्या हो जाता है, ये बेसिकली
इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है जी। जब ये इनएक्टिवेट हो गया तो ये फिर इसका मतलब क्या हो गया, ये रेस्ट्रिक्ट हो गया, रेस्ट्रिक्ट, ये रेस्ट्रिक्ट हो गया यानी कि महदूद हो गया। इसीलिए इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम दिया जाता है, इसीलिए इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम देते हैं। समझ रहे हैं इसको, इसीलिए इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम दिया जाता है। अब देखें कि जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसके बारे में कि फर्स्ट जो था सबसे पहले जो इन्होंने हासिल किया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसका ओरिजिन तो बैक्टीरिया ही था। उसको नाम क्या दिया गया था, दैट वाज नेम्ड, उसको नाम क्या दिया गया था, इको R1। इको R1 इकोलाई बैक्टीरिया से लिया गया। इसको किससे आइसोलेट किया गया था, आइसोलेटेड फ्रॉम इकोलाई बैक्टीरिया से इसको अलग किया गया था। तो ये सबसे पहले आपको मिलता है क्या चीज़, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके अलावा और भी बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाते हैं तो इसमें आपको ये बताओ कि ये कौन से हैं इसमें, कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो उसमें और भी बहुत सी इसकी टाइप्स होती हैं और जो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन में पढ़ी होगी, लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं इसमें मेंशन कर रहे हैं। जिसमें हैंड 2 आ जाता है, हैंड 3 आ जाता है, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा वगैरह के रेफरेंस से आप इसका रेफरेंस देते हो, इको R1, SMA1, ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप नेशनल बुक फाउंडेशन के हवाले से पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे हमने मेनली फोकस किसको करना है, इको R1 को, जो कि आइसोलेट किससे किया गया, फ्रॉम इकोलाई बैक्टीरिया से इसको हासिल किया गया। ओके, तो अब इसमें जो ये एंजाइम्स होते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इनका काम क्या होता है, कट करना डीएनए को। ये कट करता है किसको, डीएनए को कट करता है। और कट करने के बाद यानी इस तरह से इसको कट करेगा, वो भी इसमें अब उसको डिटेल में आपको समझाता हूँ कि ये जो आपको उसके फ्री एंड्स मिलते हैं ना, 2 स्ट्रैंड है, उनको जब कट करेगा ना तो उसमें जो कट 2 स्ट्रैंड अलग होंगे, तो 2 स्ट्रैंड जब अलग होंगे तो उनके क्या बनेंगे, स्टिकी एंड्स बन जाते हैं इनके। वो स्टिकी एंड्स के बारे में आपको बताना है कि वो बेसिकली क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का हवाला दिया जाता है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है। जैसे अभी मैंने इससे पहले एक वर्ड इस्तेमाल किया था, फ्लैंकिंग साइड, ये जीन के किनारों से कट करता है क्या, एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। दूसरा वर्ड मैंने क्या इस्तेमाल किया इसमें, ये इसका स्टिकी एंड्स। तीसरा लफ्ज इसमें मैंने क्या इस्तेमाल किया, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये एक साथ एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेटेड है। अब इसकी जहाँ तक हिस्ट्री का ताल्लुक है इको R1 की, तो इसके बारे में आपको मालूम हो कि ये सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको आइसोलेट किया था किसने, हैमिल्टन ओ स्मिथ, हैमिल्टन ओ स्मिथ नामी साइंटिस्ट ने इसको एट जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी, एट जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी, इसने सबसे पहले इसको क्या किया था, आइसोलेट किया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। और फिर इसका नाम भी रखा गया था क्या, इको R1। इसके बाद तकरीबन 400 400 एंजाइम्स, अब कह सकते हो 400, इससे भी ज़्यादा, यानी इससे भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है ये आइसोलेट किए जा चुके हैं, आइसोलेटेड, ये अलग किए जा चुके हैं। और इनमें से 20 जो है एंजाइम्स ये फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं किस में, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये अब फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, ये डाटा है, इंफॉर्मेशन है, 400 से ज़्यादा डिस्कवर हो चुके हैं और 20 जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, इसका ख्याल करना है।
तो अब इसमें देखिए कि जो इको R1 है ये कट करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को। दो में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स होते हैं उसके। जो सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, तो इसमें जो सीक्वेंस होता है, इसमें जो सीक्वेंस है, किस चीज का सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस होता है इसमें, सीक्वेंस, उसको आप क्या नाम देते हो, दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का नाम दिया जाता है। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है जी। और किस जगह पे होता है, एट क्लीवेज साइट। क्लीवेज का मतलब जहां से डीएनए को कट किया जाता है उस साइट को क्या कहते हैं, क्लीवेज साइट का नाम दिया जाता है। तो इसलिए ये इको R1 का हवाला आपको क्लियर होना चाहिए। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में तो आपको बताया, इसकी कई टाइप्स हैं और ये कट करते हैं डीएनए को पर्टिकुलर प्लेस से। तो स्पेसिफिक साइट जहाँ पे ये पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, इन न्यूक्लियोटाइड्स यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद कितनी हो सकती है, याद रखिएगा, ये 4 to 6। अब देखिए नेशनल बुक फाउंडेशन में जाएंगे तो ये डाटा आपको कुछ और मिलेगा, यानी उसमें 8 तक तादाद दी गई। यहाँ पे कितने होते हैं, 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं किसमें, एक जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपके पास बनता है। ठीक है जी। ये अब ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं सिमेट्रिकली अपने आप को अरेंज करते हैं किस में, रिवर्स ऑर्डर में। ये किस में होते हैं, रिवर्स ऑर्डर में होते हैं। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ साथ ये क्या होते हैं, रिवर्स ऑर्डर में होते हैं। और इसी तरह से उसको आप पढ़ेंगे रिवर्स ऑर्डर में, जैसे वो सीधा उसको आप पढ़ते हो तो उसी उसी सीक्वेंस के साथ आप उसको रिवर्स ऑर्डर में इसको आप क्या करते हो, रीड आउट करते हो। सही है ना। तो इसकी आपको एग्जांपल भी देनी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड जो होते हैं सिंगल स्ट्रैंड के, वो जो पार्ट ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड मॉलिक्यूल्स हैं क्लीवेज साइड पे, इसको हम स्टिकी एंड्स का नाम भी देते हैं। और ये स्टिकी एंड जो होते हैं, एक क्या होते हैं, बाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को। एडेनिन के साथ हमेशा क्या अटैच होगा, थायमिन, और गवानीन के साथ हमेशा क्या होगा, साइटोसिन अटैच होता है। तो स्टिकी एंड जो होते हैं ये हेल्प करते हैं, इसी जगह से ही फॉरेन डीएनए यानी इसको एंटर किया जाता है किसमें, वेक्टर में यानी डीएनए में। तो लिहाजा हमें क्या पता चला कि ये आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलते कहाँ से, दे आर फाउंड इन बैक्टीरिया। ये क्या काम करते हैं, कट करते हैं किसको, डीएनए को। और इसी तरह से और ये रेस्ट्रिक्शन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये डीएनए इन्वेडिंग वायरसेस जो है बैक्टीरिया के अंदर जो आ जाते हैं उनको कट करते हैं, उनको चॉप अप कर देते हैं। डिफरेंट स्पीशीज बैक्टीरिया की डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस करती है, और ये एंजाइम रिकॉग्नाइज करते हैं पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ बेसिस को और कट करते हैं इन पॉइंट से उसको। और कटिंग जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट का नाम भी देते हैं। ठीक है, उसको जहाँ से वो कट होता है। तो डिफरेंट एंजाइम्स अटैक करते हैं डिफरेंट सीक्वेंसेस में। ओके, वो डिपेंड करता है किस एंजाइम की आप बात कर रहे हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम ये डीएनए शो करते हैं, ये हमारे पास, ये आपके सामने, ये यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का और ये आपके पास दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का। यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे क्या होगा, थायमीन होगा। यहाँ पे अगर गवानीन है तो यहाँ पे क्या होगा, साइटोसिन होगा। यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थायमीन होगा। यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे क्या होगा, थायमीन होगा। यहाँ पे थायमीन है तो यहाँ पे एडेनिन होगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगर साइटोसिन है तो यहाँ पे क्या होगा, गवानीन होगा। और यहाँ पे अगर गवानीन है तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर साइटोसिन है तो यहाँ पे क्या होगा, गवानीन होगा। इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग्स बनती है डीएनए की। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब इसको कट करेगा ना, तो हमने ये देखना होगा ये किस जगह से इसको कट कर रहा है। तो ये मिसाल कटिंग साइट है इसका, और इसी तरह से ये इसका क्या है, कटिंग साइट है। तो आपको क्या मिलेगा इसमें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से ये देखें
ये एक इसका पार्ट आ गया। इसमें आप क्या शो करते हैं कि आपके पास एडेनिन है, एडेनिन के सामने थायमीन है, और यहाँ पे गवानीन है, इसके सामने साइटोसिन है, और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएंगे इसके स्टिकी एंड्स। ये आपके पास इसके स्टिकी एंड्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमने इसको शो करना है, ये टी है, ये ए है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ए, यहाँ पे ए, ये आपके पास आ जाएंगे स्टिकी एंड्स। इसी तरह से यहाँ पे हम शो कर देते हैं। तो आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये साइटोसिन है तो यहाँ पे गवानीन, यहाँ पे गवानीन है तो यहाँ पे साइटोसिन आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर साइटोसिन है तो यहाँ पे क्या आएगा, गवानीन आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो है ना स्टिकी एंड आपने शो करना होगा। ये इसमें आपको क्या नजर आएगा, ये देख सकते हैं, टी टी ए ए, टी टी ए ए। तो आप देख सकते हैं व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, ये इसके स्टिकी एंड्स कहलाते हैं। अब ये सीक्वेंस आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे दिया हुआ मिसाल के तौर पर आप देखें टी टी ए ए, सही है, इसके सामने क्या आएगा, ए ए टी टी। तो ये देखें, एमसीक्यूज बहुत ज़रूरी है, इसमें से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि एक सीक्वेंस आपको दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इन चार ऑप्शंस दी जाती है ना एमसीक्यूज में, आपसे पूछो विच वन ऑफ देम इज स्टिकी एंड और विच वन ऑफ देम इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ये होता है कि देखिए ये रिवर्स ऑर्डर में इसको पढ़ेंगे तो ये देख सकते हैं, ये ए ए टी और ये टी रिवर्स ऑर्डर में आएगा, जिससे कि कॉम्प्लीमेंट्री होना भी जरूरी है। तो ये आपको क्या मिलेगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलता है। अगर इसमें आप ऐड करना चाहें तो ऐड क्या कर सकते हो, या गौर करो इसमें कि इसके इस तरफ क्या है आपके पास गवानीन है। ओके, ये इस तरफ ये गवानीन है और इस तरफ आपके पास क्या है, साइटोसिन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइटोसिन, और यहाँ पे क्या आएगा, गवानीन। तो ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बन जाएगा। ये देख सकते हैं, ये 6 न्यूक्लियोटाइड्स को क्या बनेगा, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनेगा। रिवर्स ऑर्डर देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, ये अगर सी है तो ये सी इधर आ जाएगा, ए है तो ये इधर आ जाएगा, ए है तो इधर आ जाएगा, टी है तो ये आ जाएगा, ये टी इधर आएगा और ये जी इधर चला जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सो कीप इन योर माइंड स्टूडेंट्स के इस किस्म के एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है और कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर जी जी ए लिखा हुआ है तो आपसे पूछा जाता है कि वेदर इट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और नॉट। तो ऑब्वियसली ये नहीं है। वजह क्या है कि सी, जी के सामने सी आता है, सी आता है, यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा, टी आएगा। तो इसका मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं आएगा, ए यहाँ पे नहीं आ रहा, ए यहाँ पे नहीं आ रहा, तो दिस इज नॉट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसका रिवर्स ऑर्डर होना जरूरी है और एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री भी होना जरूरी है। तो ये आपको चीज क्लियर होनी चाहिए कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। तो हमने जो टर्म्स इस्तेमाल की हैं वो आपको मैं बताता चलूं। एक हमने वर्ड इस्तेमाल किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जहां से जीन को कट करता है उसे क्या कहते हैं, फ्लैंकिंग साइट। दूसरा वर्ड हमने इस्तेमाल किया क्या, रेस्ट्रिक्शन साइट। तीसरा वर्ड हमने इस्तेमाल किया है, इसमें यूज किया हमने, पैलिंड्रोमिक साइट। और फिर उसके बाद वही जो पैलिंड्रोमिक साइट होता है उसी को आप स्टिकी एंड्स का नाम भी देते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दी टर्म्स, एक दूसरे के साथ क्या है, ये रिलेटेड है। तो बहरहाल ये आ गया आपके सामने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिटेल। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं, ये मॉलिक्यूलर सीजर के बाद अब हमने बात किसकी करनी है, वेक्टर की बात करनी है। वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का जहां तक ताल्लुक है, इसमें आपको पता हो कि कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल, जैसे मिसाल के तौर पर प्लाज्मिड है, ये सर्व करता है कि ये कैरी करे फॉरेन डीएनए को, फॉरेन जीन को, ठीक है, किस में लेके जाए उसको, होस्ट सेल के अंदर, और वहां पे जाके क्या हो, रेप्लिकेट हो और अपने आप को एक्सप्रेस भी करवाए। तो इसको हम इस जो जीन उसके साथ अटैच हो उसको एक्सप्रेस भी कराए, इसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर। तो एनी डीएनए मॉलिक्यूल जैसे प्लाज्मिड है, सर्व कर रहा है टू कैरी फॉरेन डीएनए, किस में, इनटू होस्ट सेल, और वहां पे जाकर ये रेप्लिकेट भी करेगा और अपने एक्सप्रेस भी कराएगा, किस चीज को, फॉरेन
डीएनए को, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर कैरियर का नाम भी दिया जा सकता है। इसको और क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर कैरियर का नाम भी देते हैं। अब देखें कि बहुत मोस्ट कॉमन जो मॉलिक्यूलर कैरियर है जो कि हम यूज़ करते हैं इसमें बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हासिल करने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है। प्लाज्मिड कैरी करता है डिजायर जीन को, उसमें हम इंसर्ट करते हैं पीस ऑफ डीएनए को, कि इसमें फिर बैक्टीरिया में इसको दाखिल करते हैं, वहां पे जाकर ये प्लाज्मिड जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली तो नहीं कहेंगे, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए है। और क्योंकि बैक्टीरिया सेल्फ रिप्रोड्यूस ना भी कर रहा हो तो प्लाज्मिड अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, तो लिहाजा वहां पे जाके इसकी रेप्लिकेशन भी होती है, और उसमें इसके बाद जो उसमें जो डिजायर जीन आपने इंट्रोड्यूस करवाया है वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करता है। तो इस तरह ये वेक्टर कहलाता है। इसमें आप जो मेनली फोकस करते हो किसका बताते हो, प्लाज्मिड के बारे में आप बताते हो, ठीक है। अब प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड जो है एज ए वेक्टर अगर इसको स्टडी करो तो ये बेसिकली हासिल किससे होता है, बैक्टीरियल सेल्स के बारे में आपने बताना होगा कि बैक्टीरियल सेल्स से आप क्या हासिल करते हो, मेनली प्लास्टिड हासिल करते हो, और फिर यूज करते हो उसको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के तौर पर। खास तौर पर अगर वो ट्रीट किया जाए, खास तौर पर किस मेथड, किस मीडियम में, कैल्शियम क्लोराइड मीडियम में। कैल्शियम क्लोराइड मीडियम जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये जो प्लाज्मिड होते हैं कैन इजीली टेकन अप बाय बैक्टीरियल सेल, परमेबिलिटी बढ़ जाती है बैक्टीरियल सेल में, आसानी से उसमें दाखिल हो सकते हैं, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। बैक्टीरियल सेल जब डिवाइड हो रहा हो तो बैक्टीरियल क्लोन फॉर्म बन रही होती है, ये जितनी मरतबा भी वो डिवाइड होगा प्लाज्मिड भी उतनी मरतबा डिवाइड होगा, बल्कि प्लाज्मिड खुद से भी डिवाइड हो रहा होता है। बैक्टीरियल सेल डिवाइड ना भी हो रहा हो, उसमें जो जीन आपने इंट्रोड्यूस करवाया है उस हिसाब से वो भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो लिहाजा हमें मल्टीपल कॉपीज हासिल होती है डिजायर जीन, ठीक है जी। तो इस तरह से वो जीन अगर उसने बैक्टीरियल सेल में एक्सप्रेस करना है, यानी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने का मतलब क्या होता है कि जीन से, जीन क्या है, डीएनए, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन कहलाता है। वहां पर वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकता है। तो लिहाजा बैक्टीरियल क्लोन जो होते हैं, यानी वो क्लोन जीन्स होते हैं जो कि आइसोलेट किए जाते हैं, और उसको फिर फर्दर हम क्या करते हैं, उसका एनालिसिस भी करते हैं, या अगर प्रोटीन प्रोडक्ट हासिल हासिल की जाती है उसको अलग भी किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर इंसुलिन बनाने वाले जीन अगर आप इंट्रोड्यूस करवाओगे तो उससे आप डिपेंड करता है कि आया उसमें आपको जीन रिक्वायर्ड है फर्दर एनालिसिस के लिए, या फिर आपने उससे प्रोडक्ट हासिल करनी है यानी इंसुलिन हासिल करनी है। अब जहाँ तक इसकी इंपॉर्टेंस का ताल्लुक है प्लाज्मिड की, तो इसमें ये है कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बैक्टीरियल सेल में, ये बैक्टीरियल सेल जब डिवाइड होते हैं, डिवीजन, सेल डिवीजन स्टार्ट होती है बैक्टीरिया की, तो उस वक्त तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई होते ही होते हैं, लेकिन इनमें एक अहम बात ये होती है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, यानी ये खुद से भी रेप्लिकेट कर सकते हैं जबकि बैक्टीरियल सेल डिवाइड ना भी हो रहा हो। तो प्लाज्मिड के बारे में आपको पता हो कि ये कॉमन टाइप वेक्टर है सबसे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कॉमन टाइप ऑफ वेक्टर कहलाता है। प्लाज्मिड जो होते हैं बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, और इनका काम क्या होता है, कैरी करना जीन्स को और रेप्लिकेट करना इंडिपेंडेंटली। प्लाज्मिड जो होते हैं इनमें एक अहम बात ये होती है कि इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी पाए जाते हैं, इसके अलावा इसमें फर्टिलिटी जीन्स भी पाए जाते हैं। तो प्लाज्मिड को हम जो सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था, ये भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कवर्ड जो किया गया था फ्रॉम स्टडी ऑफ सेक्स लाइफ ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरियम, यानी इकोलाई एजरिकिया कोलाई, इस बैक्टीरिया से, क्योंकि जो कि कहाँ पे होते हैं, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है, तो ये इसकी सेक्स लाइफ स्टडी करने के दौरान इसको डिस्कवर किया गया था। ये भी एमसीक्यूज के लिए पॉइंट अहम है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इस तरह से इसकी एग्जांपल जो आप देते हो प्लाज्मिड्स की, जैसे मिसाल के तौर पर PSC101 है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स इसमें पाए जाते हैं, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से मुराद इसमें टेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक है, इसके अगेंस्ट क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस जीन्स पाए जाते हैं। ओके, फिर एक दूसरी इसकी टाइप बताते हो, वो क्या है, PBR 322, ये इसके टैग्स हैं। ये इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स किसके अगेंस्ट होते हैं, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स, और इसी तरह से टेट्रा
साइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स, इसमें दोनों एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन्स पाए जाते हैं। अब इसमें होता ये कि इंसर्ट किया जाता है इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को, किस में इंसर्ट करते हैं हम, इंसर्ट करते हैं हम क्या, इंसर्टिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इंसर्ट करते हैं इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, रेजिस्टेंट जीन ऑफ प्लाज्मिड, कौन सा है, PBr322। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम अलग कर सकते हैं, वी कैन easily get colonies of बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की कॉलोनीज हासिल कर सकते हैं इन अ मीडियम कंटेनिंग एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन। देखिए हमने इंसर्ट किया है जीन ऑफ इंटरेस्ट किसके साथ, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के साथ ऑफ द प्लाज्मिड, और हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, गेट इजीली गेट कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया इन अ मीडियम कंटेनिंग एम्पिसिलिन। वजह क्या होता है कि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इसमें ना, ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन है, लेकिन मीडियम में अगर एम्पिसिलिन होगा तो इसकी कॉलोनीज बनेंगी किसकी, इस वाले बैक्टीरिया की क्या बन जाएंगी, कॉलोनीज बनेंगी। रीजन क्या होगा, ये एम्पिसिलिन क्या होगा, रेजिस्टेंट होगा, एम्पिसिलिन से ही किल नहीं होगा। तो लिहाजा हम क्या कर सकते हैं कि मीडियम जिसमें एम्पिसिलिन मौजूद है वहाँ पे हम ये PBr322 जो है, ये इसको हम आसानी से इसकी कॉलोनीज हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एम्पिसिलिन जो है मीडियम में होगा तो फिर टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन्स है, लेकिन एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन्स नहीं है। लिहाजा ऐसा मीडियम से एम्पिसिलिन होगा वहाँ पर ये आसानी से ग्रो करेंगे और अपनी कॉलोनीज बनाएंगे, हम उसको अलग से हासिल भी कर सकेंगे। तो इस तरह से आप डिजायर प्लाज्मिड्स को हासिल कर सकते हो। तो बेटा यहाँ तक ये हो गया क्या वेक्टर। बाकी वेक्टर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, वो जनरली होते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर हम प्लाज्मिड की बात करते हैं ना, तो इसमें ये इसका अपना ओरिजिन पॉइंट होता है, रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट होती है, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। दे हैव ओन देयर ओन ओरिजिन पॉइंट रेप्लिकेशन के लिए खास तौर पर। इसी तरह से हर जो ये होता है ना वेक्टर यानी प्लाज्मिड, इसमें सेलेक्टिव मार्कर्स पाए जाते हैं, यानी हर वेक्टर जो होता है इसमें सेलेक्टिव मार्कर जीन होता है, ठीक है जी। ये जिसको आप क्या कहते हो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जैसे भी हमने बताया टेट्रासाइक्लिन की एग्जांपल दी, एम्पिसिलिन की एग्जांपल दी, ये बेसिकली इसके सेलेक्टिव मार्कर्स कहलाते हैं, ठीक है जी। फिर इसी तरह से कुछ प्लाज्मिड ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम बताते हैं ये पॉलीलिंकर, या इसको हम कहते हैं ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी कहते हैं। तो हर वेक्टर जो होता है इसमें ये साइट पाई जाती हैं, जहाँ पे हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं, तो उसको हम नाम क्या देते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, जहाँ पे फॉरेन डीएनए को हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह ये इसके कुछ फीचर्स हैं, यानी पहला फीचर हमने क्या बताया कि इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, फिर सेलेक्टिव मार्कर होते हैं जिसको आपको रेफरेंस दिया है किसका, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स का, फिर उसके बाद पॉलीलिंकर का हवाला दिया जिसको मल्टीपल क्लोनिक साइट का नाम दे दिया जाता है। ये वो जगह होती है जहाँ फॉरेन डीएनए को आप इंसर्ट करते हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको किसकी बताई जा रही है, दैट इज ऑफ व्हाट, ये वेक्टर्स की। अब इसके अलावा स्टूडेंट ये प्लाज्मिड के अलावा भी बहुत से वेक्टर्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बैक्टीरियोफेज आप पढ़ते हो, तो बैक्टीरियोफेज जो होता है वायरस है, इसका इसका जो डीएनए होता है इसको भी आप वेक्टर के तौर पर यूज़ कर सकते हो, क्लोनिंग वेक्टर हम कहते हैं। इससे आप डिजायर जीन की कॉपीज हासिल कर सकते हो, क्योंकि बैक्टीरियोफेज जो होता है जब बैक्टीरियल सेल में दाखिल होता है तो उसका डीएनए वहाँ पे रेप्लिकेट करता है। अगर डिजायर जीन को हम उसके साथ अटैच कर देंगे तो क्या होगा, वो बैक्टीरियोफेज
जिसके डीएनए के साथ जो डिजायर जीन इंसर्ट किया है, जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो डिजायर जीन भी उसमें क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। इसी तरह से कॉस्मिड लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इसमें अक्सर यूज करते हैं कॉस्मिड। कॉस्मिड बेसिकली क्या है, कॉस्मिड जो है बेसिकली ये फेज और प्लाज्मिड दोनों की कॉम्बिनेशन होती है। बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है और वायरस के इसका बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होता है, इसकी कॉम्बिनेशन भी होता है। इसी तरह इसमें एक और भी होता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी इसमें यूज किया जाता है। यीस्ट कॉस्मिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेज प्लस प्लाज्मिड, और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये भी इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है जी। और इसी तरह से इसमें आपने और अगर एग्जांपल कोड करनी हो तो इसमें आ जाता है, ये एग्जांपल के तौर पे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी हम यूज कर सकते हैं। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, BAC का मतलब क्या होगा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह ये आपको मुख्तलिफ किस्म के वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद उसमें क्या होता है कि जो आपने डिजायर जीन भी ले लिया, आपके पास वेक्टर भी आ गया, अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ेंगे तो किसके जरिए जोड़ेंगे, वो फिर आप आगे चलकर बताते हो किसके लिए, डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है, मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर ग्लू का नाम भी दिया जाता है। ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि ये जो दो डीएनए है, एक आपका डिजायर जीन है और दूसरा कौन सा आपके पास वेक्टर है, उसको सेम एंजाइम से कट किया आपने, क्योंकि जाहिर बात है जो एंजाइम यूज कर रहे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि डिजायर जीन को कट करने के लिए यूज करोगे, उससे जो स्टिकी एंड बनेगी ऑब्वियसली उसी एंजाइम को आप यूज करोगे वेक्टर के डीएनए को ओपन करने के लिए, ताकि कॉम्प्लीमेंट्री आपको स्टैंड मिल सके। कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड मिलेगा तो फिर ये आपस में जुड़ेंगे, और जोड़ने के लिए मॉलिक्यूलर ग्लू क्या होता है इसमें, दैट इज डीएनए लाइगेज कहलाता है। ठीक है जी। तो ये बॉन्ड कौन सा बनाएगा, वही बॉन्ड बनाएगा जो आपको पहले बताया था, जो ब्रेक हुआ था वही बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान, ताकि उनके फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ सके। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में दो डीएनए जब मिलते हैं आपस में तो उनमें बॉन्ड कौन सा बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आपने बताना लिंकेज जो बनता है बेसिकली डीएनए लाइगेज की वजह से होता है, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, और ज्वाइन कर देता है दो सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को। ठीक है जी। ये बेसिकली जो लिंकेज होती है वही जो 3 एंड आप पढ़ते हो ना, OH ग्रुप होता है, और थर्ड कार्बन जिसको हम कहते हैं, और 5 प्राइम जो होता है जिसमें फास्फेट ग्रुप होता है, यानी कार्बन नंबर 5, इनके दरमियान लिंकेज होता है, 3 और 5 के दरमियान लिंकेज होता है, याद रखिएगा। कुछ क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर तो इस तरह फिर बाकी उसके बाद लास्ट स्टेप जो है इसका एक्सप्रेशन आ जाता है। ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जहां पर वो जो डिजायर जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो प्लाज्मिड के लिए सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट कौन सा होगा, ऑब्वियसली बैक्टीरियल सेल होगा ना। तो उसमें कैल्शियम क्लोराइड मीडियम में आप क्या करते हो कि कैल्शियम क्लोराइड मीडियम में आप जब प्लाज्मिड डालते हो, बैक्टीरिया डालते हो, तो वो इजीली उसमें क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इसके बाद वो जब बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लाई होता है कल्चर मीडियम में, तो जब 1 से 2 बैक्टीरिया बनेंगे, 2 से 4 बैक्टीरिया बनेंगे, तो उसका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी प्लाज्मिड वेक्टर कैरियर जो होगा उसके साथ जो जीन भी होगा वो भी मल्टीप्लाई करेगा। सो यू विल गेट लार्ज नंबर ऑफ डिजायर जीन। अब मर्जी आपकी, उसको एनालिसिस के लिए आपने रखना है, आपने उसको जीनोमिक लाइब्रेरी के लिए यूज करना है, या आपने उसे कोई प्रोटीन प्रोडक्ट लेनी है, ये आपकी मर्जी पर है, ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट की मर्जी पर है कि उसको किस मकसद के लिए यूज करता है। तो बहरहाल ये स्टेप थे बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, थोड़े से हमने इसको समअप किया है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हमने आगे जब चलते हैं तो उसमें हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, पीसीआर को, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, वो उससे रिलेटेड बाकी जो उसकी एप्लीकेशंस हैं वो हमने डिस्कस करनी होगी। फिलहाल इसको आज को यहाँ तक रखिएगा, जो की पॉइंट आपको मिले हैं, बहुत सी नई टर्मिनोलॉजी है, जैसे फ्लैंकिंग साइट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है,
स्टिकी एंड्स के बारे में पहले जानते हैं, आप पैलिंड्रोमिक साइट के बारे में पहले आप जानते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज़ हुई हैं, ये मैं लेक्चर भी अपलोड करवा दूंगा, इसको आप ध्यान से सुनिएगा और इसमें से जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई हैं इनको ज़रा ध्यान से देखना है और इसको एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से की पॉइंट के तौर पर नोट करना है। तो इसमें से उम्मीद है काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं।